सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए काफिला पहुंचा समस्तीपुर। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर अनवर पाशा ने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की मजबूती को लेकर अपने काफिला के साथ समस्तीपुर पहुंचे और उजियारपुर के महेशपट्टी गांव स्थित किसान कोल्ड स्टोरेज पर पत्रकारों के साथ बातचीत की। प्रेस को संबोधित करते हुए पाशा ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार संविधान और लोकतंत्र को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में सांप्रदायिक और लोकतंत्र विरोधी ताकतें कमजोर वर्गों के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम समुदाय को संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। यहां तक कि दलित और आदिवासी समाज भी बड़ी संख्या में विधानसभा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पाशा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जानबूझकर मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज को हाशिए पर धकेलने का काम कर रही है। वहीं जेएनयू में उर्दू के विभागाध्यक्ष बादशाह आलम ने कहा कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए सभी वर्गों को एकजुट होकर लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़ा होना होगा। साथ ही उन्होंने चुनावों में सावधानी बरतते हुए इन वर्गों से अपील की कि वे किसी भी बहकावे में न आएं और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि आज की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि संविधान की रक्षा करते हुए सामाजिक और राजनीतिक एकता कायम रखी जाए। उन्होंने लोगों से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता विरोधी ताकतों को वोट से हराने की अपील की। इस अवसर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रो मोहम्मद खुशरू, किसान कोल्ड स्टोरेज के डायरेक्टर काजी शकील एकता समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जामिया मिलिया इस्लामिया, तो ये 22 जिलों के लिए हम लोगों को एक प्रोग्राम मिला हुआ है हेड ऑफिस से कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना है 22 जिलों में और एक सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द की बात करनी है। और ये 2025 का जो इलेक्शन है ये बहुत क्रूशियल इलेक्शन है। ये इतना इम्पोर्टेंट इलेक्शन है कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र इस बिहार के 2025 के इलेक्शन पे लगा हुआ है कि ये देश की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। बिहार से इस इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा इसका बहुत असर पड़ने वाला है आगे आने वाले दिनों में। तो इस चीज़ को लेके हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद सिंह ने कहा कि भाई हर जगह जो है कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि वोटों का बिखराव करना चाहती हैं, तो उस पर रोक लगाने के लिए, हालांकि जो आप देख रहे हैं यात्रा, कल भी हमारे तेजस्वी यादव का यहाँ आगमन है वहाँ, और जिस तरह से लोग उसमें जोड़ रहे हैं, इससे पीछे देखा होगा आपने जो वोट अधिकार यात्रा चला, ये बिहार अधिकार यात्रा चल रहा है, तो इसके ऊपर काफ़ी पब्लिक सपोर्ट कर रही है और काफ़ी जन सैलाब उमड़ रहा है। लोगों को, बिहार के लोगों को इस बार तेजस्वी यादव के पर पूरा भरोसा है कि बिहार के दिशा दशा अगर चेंज करनी है तो ये एक वाहिद पार्टी है जो महागठबंधन में अपना सरकार बना के बिहार के दुर्दशा से निकाल सकती है। ये आप लोगों ने देखा होगा 17 महीने की सरकार में जब तेजस्वी जी थे 5.5 लाख नौकरी उन्होंने दिया। तो उम्र के तो कच्चे हैं तेजस्वी प्रसाद जी, लेकिन पक्के हैं अपने वादे के। जो वादा वो करते हैं उसको निभाते हो। ये जनता के अंदर ये पूरी विश्वास चला गया है कि अगर बिहार पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे गरीब स्टेट कहा जाता है। हम लोग चूँकि दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी में है, वहाँ के इधर के बहुत बच्चे जाते हैं, वहाँ मतलब बिहारियों के नाम से बुलाया जाता है, सबसे गरीब स्टेट माना जाता है। तो यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए गरीबी का जो है एक टैग लगा हुआ है। और इस बार लोगों को पूरा भरोसा है कि अगर सरकार हमारी बदलती है, 20 साल से सरकार चल रही है यहाँ एनडीए की गठबंधन में, लेकिन कोई उनके पास ऐसा काम नहीं है कि जो ये 2025 के इलेक्शन में उसको ये भुनाएं, पब्लिक में जाके ये बताएं। तो तरह तरह के मुद्दे, मेन मुद्दे से भटकाने के लिए वो बात करते हैं। और हमारी सरकार नौकरी, रोजगार, पलायन, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, बिहार में देखिए क्या लॉ ऑर्डर का हालत खराब है, सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं एफआईआर कोई करने जाता है तो 1 घंटे के अंदर हो जाता है, आप दिन भर वहाँ बैठे रहिए, आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो किसी चीज़ की सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो ये सबको लेके हमारी सरकार जो है हम लोगों का एक काफिला के रूप में भेजा हुआ है कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट जाइए और ये लोगों को ये बात समझाइए। हम लोगों को बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है, जैसे पासा साहब ने बताया, जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं वहाँ के 400-500 लोग आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हम लोग चल रहे हैं। तो आज यहाँ हम लोगों की मीटिंग आपके यहाँ की, आप लोगों के सहयोग से ये चीज़ें जनता में जाएगी और ये
हमारी गठबंधन की सरकार बिहार के लिए क्या करेगी। वो बिहार अभी रोजगार योजना जो चलाया हुआ है उसमें फार्म भरवाए जा रहे हैं। हमने देखा कई जगह ये पंचायत भवन में औरतों अपने लाइन लगाए हुई है, फार्म भरा जा रहा है। तो जो माई बहन रोजगार योजना है वो भी हमारा बहुत सक्सेस योजना है। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का योजना है। 10 पॉइंट हमारा पार्टी का है कि जो उसको, और तेजस्वी जी की सरकार अगर आती है उनके नेतृत्व में सरकार बनती है बिहार के अंदर, कि जो बनती हुई दिख रही है। ये सारी मीडिया, सारी पब्लिक इस वक्त ये परसेप्शन बना चुकी है कि 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और कुछ सवाल? सवाल तो बहुत सारे हैं, समस्याएं बहुत सारी। हमारे कार्रवाई का बुनियादी मकसद यह है कि आने वाले इलेक्शन के पेश नजर एक यूनिटी, एक इत्तेहाद, एक एकता हम कायम करें। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इस पर बहुत सियासत हो गया। इस तरह की सियासत से, इस तरह की राजनीति से पेट नहीं भरता, रोजी नहीं मिलती, रोजगार नहीं पैदा होता, महिलाओं की समस्याएं हल नहीं होती, युवाओं की समस्याएं हल नहीं होती, किसानों की समस्याएं हल नहीं होती। इसलिए हम लोगों की नजर में बुद्धिजीवी हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, मुख्तलिफ वहाँ की यूनिवर्सिटीज के लोग हैं। हमारा ये मानना है कि समाज में एकता बहुत जरूरी है। जो बुनियादी इश्यूज हैं हमारे तभी सॉल्व होंगे जब एकता बनी रहेगी, सौहार्द बना रहेगा। इसलिए जरूरी है कि एकता कायम किया जाए। आपने देखा होगा कि 20 वर्षों से सरकार चल रही है बिहार में, हर फ्रंट पर नाकाम रही है। बेरोजगारी में नंबर 1 पे है बिहार इस समय, बेकारी सबसे ज्यादा बिहार में है, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में है। हमारे इस प्रदेश के युवा जो हैं वो गरीब जाते हैं दूसरे प्रदेशों में, गालियां सुनते हैं, पड़ताना सहते हैं, मजदूरी करते हैं, गुलामी करते हैं। ये स्थिति क्यों है? 20 वर्षों में क्या दिया अपने देश को, इस प्रदेश को? बिहार को क्या मिला 20 वर्षों में? बिहार जब बटा था, झारखंड जब बटा, तो हम बिहार कंगाल हो गया। हमारा सारी इंडस्ट्री चली गई, सारे खदान चले गए, जो अवसर हो सकते थे रोजगार के वो हमारे कम हो गए। विशेष पैकेज देने की बात थी, विशेष दर्जा, राज्य का विशेष दर्जा देने की बात थी। 20 वर्षों से हम मांग कर रहे हैं। मोदी जी इस मांग को कबूल नहीं करते। आते हैं, जनता को लॉलीपॉप थमा के चले जाते हैं, उद्घाटन करके चले जाते हैं, वादे करके चले जाते हैं, बोली लगा के चले जाते हैं। ये दशा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये बिहार का अपमान है। बिहार के डीएनए में वो खोट बता के चले जाते हैं, नीतीश जी के डीएनए में खोट बता के चले जाते हैं। ये बिहार की जनता का अपमान है। इन तमाम चीजों पर हम जनता को जागरूक करने आए हैं, एक करने आए हैं। सौहार्द जो है समाज में, सामाजिक सौहार्द, धार्मिक सौहार्द, उसको मजबूत करने के लिए आए हैं, ताकि ये देश, हमारा जो प्रदेश है वो विकसित हो सके और विकास की राह पर जा सके। ये हमारा बुनियादी मकसद है। आज क्या है, आप देख रहे हत्याएं, कितनी हत्याएं रोज हो रही। पटना जैसे शहर में जो कैपिटल है, जहां सारे वीआईपीज रहते हैं, जहां हाई कोर्ट है, जहां पे हमारा संविधान ये है, लोग ये विधानसभा जहां पे है, सारे मंत्री जहां रहते हैं, जहां मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है, वहां स्थिति यह है कि आज पटना क्राइम का हब बन के रह गया, क्राइम हब बन के रह गया, हत्याओं का हब बन के रह गया। पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, क्राइम हो रहे हैं, लूट मार है, रेप है। ये सारी जो समस्याएं हैं 20 वर्षों में, यही दिया आपने, यही विकास है क्या? हम इस स्थिति से बिहार को निकालना चाहते हैं। ये हमारा कंसर्न है, ये हमारी चिंता है, और इसी चिंता को लेकर के हम कार्रवाई लेकर यहाँ आए हैं और लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, एकता पैदा करना चाहते हैं, और इस सरकार को बदलना चाहते हैं, ताकि एक ऐसी दृष्टि वाली सरकार है जो युवाओं का भला कर सके। नीतीश जी बीमार हो चुके हैं, मानसिक रूप से भी थक चुके हैं, शारीरिक रूप से भी थक चुके हैं, अब वो सीएम नहीं बनने वाले। हम ये इंश्योर करने आए हैं कि युवा नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनके पास दृष्टि है भविष्य को लेकर के, युवाओं को लेकर के, वो उस देश की बागडोर, इस प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में जाए, सौंपी जाए, और इस प्रदेश को विकास की राह पर ले जाए। जनता जो यहाँ है, जो त्राहित है जनता, उनको एक बेहतर बिहार दे सके, एक बेहतर भविष्य इस प्रदेश को मिल सके। ये हमारा बुनियादी मकसद है। सर, आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो तरफ ओवैसी जी भी है, क्या कहना चाहते हैं उनको? अवैसी जी हमारा हिस्सा नहीं है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो तो आना चाह रहे हैं ना। अवैसी जी जहाँ है वही ठीक है, वो तो ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, वो एक अलायंस का हिस्सा है। बी टीम कहते हैं लोग उनको। बिहार में अवैसी जी को बी टीम कहा जाता है बीजेपी का, और वही काम कर रहे हैं। 80-20 की जो राजनीति है, जो आरएसएस और बीजेपी का मकसद है, जो आपने सुना भाई योगी जी ने क्या कहा, हमको 20% का वोट नहीं चाहिए। आरएसएस के लोग चिक के कहते हैं कि हमको 20% का वोट नहीं चाहिए, 20% का वोट हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 80% को देखना है। ये जो 80-20 की सियासत है, राजनीति है, अवैसी जी उसी ट्रैप में है, उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुसलमानों की दुकान अलग खोल करके आप क्या कर लेंगे इस देश में? मुसलमानों को भला हो जाएगा उससे? हम सब एक रहेंगे, अगर तमाम जो इस देश के, इस प्रदेश के, इस देश की तमाम जनता एक रहेगी, तभी हम मजबूत होंगे।
एक बेहतर मजबूत राष्ट्र बन पाएंगे। अवैसी साहब उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा है। हम उसे कैसे अपने साथ ले लेंगे? जन स्वराज को लेकर क्या कहना है? जन स्वराज क्या है? क्या इतिहास है हमारे प्रशांत किशोर पांडे जी का? क्या इतिहास है? क्या क्या किया है उन्होंने? जिसे कहते हैं ना 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। कभी आरएसएस के लिए काम किया, मोदी जी के काम के लिए, बीजेपी के लिए काम किया, कभी किसी और के लिए काम किया, कभी किसी और के लिए काम किया। ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीनरी इनकी रही। 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे युवाओं को। 2014 में जो मोदी जी चीफ सी के कहते थे, ये नारा किसका कॉइन किया हुआ था? किसने प्रचारित किया था? प्रशांत किशोर की आई पैक जो उनकी संस्था है उसी ने किया था। मीडिया जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन उसी ने किया था। सबके खाते में, हर नागरिक के खाते में 15 लाख से 20 लाख रुपए आएंगे, काला धन बाहर से आएगा। ये किसने कॉइन किया था नारा? यही प्रशांत किशोर जी ने किया था, प्रचारित किया था अपने आई पैक के द्वारा। क्या मिला? कभी सवाल उठाया उन्होंने? क्यों नहीं मिला 22 करोड़ लोगों को रोजगार? 11 वर्ष हो गए ना, हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, तो 22 करोड़ रोजगार तब तक मिल जाने चाहिए। बिहार की जनता को एक नौजवान को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 1 करोड़ भी यहाँ 22 में से 1 करोड़ भी अगर बिहार में पैदा हो गया होता रोजगार का अवसर, तो हमारी जो युवा नस्ल है वो जाती है बाहर धक्का खाने के लिए, गाली सुनने के लिए, वो नहीं जाती। कभी सवाल उठाया उस पर? कभी आपने देखा हो? क्योंकि अपने पूरे यात्रा में जहां जहां घूमते हैं, कभी मोदी जी पे सवाल उठाते हैं? कभी कहते हैं कि 15 करोड़ कहाँ है लाइए, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है लाइए? हर मोदी, घर घर मोदी का नारा देकर के मोदी जी का जो उन्होंने जिस तरह से महिमा मंडन किया था, उसी के कारण वो सब कराई थी उन्हीं सब चीजों से। वो उनकी आइडियोलॉजी क्या है? पूछिए उनसे, मैं उनसे चैलेंज करता हूँ कि आइडियोलॉजी पर आइए, आप आइडियोलॉजी की बात कीजिए, बताएं प्रशांत किशोर जी उनकी आइडियोलॉजी क्या है। बिना आइडियोलॉजी के, बिना विचारधारा के कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती। हमारी विचारधारा, हम गांधीवादी हैं, लोहियावादी हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं, अम्बेडकरवादी हैं। हमारे पास वो आइडियोलॉजी, उनके पास क्या है? पूछिए उनसे किस आइडियोलॉजी पर आप काम करते हैं। शिक्षा रोजगार हमारी समस्याएं हैं, हम भी रोजगार, हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा रोजगार के साथ साथ आपको एक विचारधारा भी पेश करनी पड़ेगी जनता के सामने कि कल आप किसके साथ होंगे। आपको मिल जाएगी 5-10 सीटें अगर, तो आप फिर उन्हीं के साथ जाकर सरकार बना लेंगे। जो लॉलीपॉप बांट रहे हैं, 20 वर्षों से जनता को ठगते रहे, उन्हीं के साथ जाएंगे वो। आप पक्का लिख लीजिए कि अगर उनको 10 सीटें भी मिल जाती हैं और बीजेपी को जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट बनाने की, तो सबसे पहले यही जाकर उनके साथ खड़े होंगे। वो तो कह रहे हैं, विश्वास कर लें। वो तो कह रहे हैं 5-10 सीट अगर आती है तो हम अपने विधायक को जो है स्वतंत्र छोड़ देंगे, वो जिसमें जाना चाहे जा सकते हैं। ये उनकी आइडियोलॉजी है। इस अंदाजा होता है कि उनकी विचारधारा क्या है। कहते हैं कि 1 सीट भी नहीं आएगी, लेकिन हम अपनी विचारधारा पर कायम रहेंगे। ये होती है आपको अपनी आइडियोलॉजी से कमिटमेंट, ये इसको निष्ठा कहते हैं, कमिटमेंट कहते हैं। यह है उनके अंदर। इसी से अंदाजा लगाइए ना कि हम बोल देंगे जाओ भाई जिसके साथ जाना चाहते हो चले जाओ। कौन सी आइडियोलॉजी है भाई?